हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर अकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए साथियों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था एफ जॉर्ज लाइमेंटर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एफ जॉर्ज लाइमेंटर के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अगला क्वेश्चन है, एडवन हब्बल के किस सिद्धांत ने यह प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है? बताइए साथियों, एडवन हब्बल के किस सिद्धांत ने यह प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डॉपलर सिद्धांत, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डॉपलर सिद्धांत के द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? बताइए साथियों, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मंगल एवं बृहस्पति, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एकमात्र क्षुद्र ऐसा है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है? बताइए साथियों, कौन सा एकमात्र क्षुद्र ऐसा है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है फोर वेस्टा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर वेस्टा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी क्या होता है? बताइए साथियों, मंदाकिनी क्या होता है? तो ये होता है यह तारों का समूह, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मंदाकिनी एक तारों का समूह होता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कौन कौन शामिल है? बताइए फ्रेंड्स, सौर मंडल में कौन कौन शामिल हैं? आपके ऑप्शन है सूर्य, ऑप्शन बी विभिन्न ग्रह एवं उपग्रह, ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह धूमकेतु उल्का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि सौर मंडल में उपरोक्त सभी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का माध्यम क्या कहलाता है? बताइए साथियों, सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का माध्यम क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है नाभिकीय संलयन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की आयु लगभग कितने वर्ष है? बताइए साथियों, सूर्य की आयु लगभग कितने वर्ष है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लगभग 5 बिलियन वर्ष, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बताइए फ्रेंड्स, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 8 मिनट 16 सेकंड, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? बताइए फ्रेंड्स, सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? तो वो कहा जाता है ऑरोरा बोलियासिस, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हैली नामक धूमकेतु या पुच्छल तारे का परिभ्रमण काल कितने वर्ष का है? बताइए फ्रेंड्स, हैली नामक धूमकेतु या पुच्छल तारे का परिभ्रमण काल कितने वर्ष का है? तो वह 76 वर्ष, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? बताइए साथियों, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 23 1/2 डिग्री, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? बताइए साथियों, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? तो वह 111 किलोमीटर, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है,
कितने डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? बताइए फ्रेंड्स, कितने डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? तो वो कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आंतरिक ग्रह जिन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं इनमें शामिल नहीं है। बताइए साथियों, आंतरिक ग्रह जिन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं इनमें शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है? तो वो है शनि, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें शनि शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? बताइए साथियों, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 5.5 है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन एक सक्रिय ज्वालामुखी है? बताइए साथियों, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन एक सक्रिय ज्वालामुखी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। तो वह है एटना, यानी कि इटली में जो ज्वालामुखी है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर स्थित है? तो वो स्थित है स्ट्राम्बोली, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है क्या कहलाती है? बताइए साथियों, वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है भूकंप मूल, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, भूकंप मूल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? बताइए साथियों, भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है रिक्टर स्केल, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूकंप तरंगों को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? बताइए दोस्तों, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? आपके ऑप्शन है अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? बताइए साथियों, विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो वो आते हैं प्रशांत पेटी में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रशांत पेटी में विश्व के सर्वाधिक भूकंप आते हैं। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड में समुद्र तल से नीचे स्थित भूमि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? बताइए साथियों, नीदरलैंड में समुद्र तल से नीचे स्थित भूमि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पोल्डर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पोल्डर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से 5 अंश उत्तर एवं 5 अंश दक्षिण में स्थित दाब पेटी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बताइए साथियों, तो वो कहा जाता है डोल्ड्रम क्षेत्र, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डोल्ड्रम क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उपोषण उच्च दाब पेटी को अन्य किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? बताना है आपको राइट आंसर। उपोषण उच्च दाब पेटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो कहलाता है अश्व अक्षांश क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अश्व अक्षांश क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी के निर्माण के लिए कौन सा एक कारक जिम्मेदार है? बताइए फ्रेंड्स, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी के निर्माण के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो वह घूर्णन गति, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं? बताइए साथियों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कोरियोलिस बल, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोरियोलिस बल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोरियोलिस बल द्वारा पवनों की दिशा में होने वाले परिवर्तन को किस नियम के रूप में जाना जाता है? बताना है आपको राइट आंसर।
क्वेश्चन है, कोरियोलिस बल द्वारा पवनों की दिशा में होने वाले परिवर्तन को किस नियम के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है फेरियल का नियम, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फेरल के नियम के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वे पवनें जो सालों भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं एवं व्यापक भूभाग को प्रभावित करती हैं, क्या कहलाती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ग्रही पवन, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो ग्रही पवनें कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न पवनों में से कौन एक ग्रही या स्थायी पवन नहीं है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है। निम्न पवनों में से कौन एक ग्रही या स्थायी पवन नहीं है? तो वह पर्वतीय समीर, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्वतीय समीर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।